आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और कल आपने ऐतिहासिक सुनवाई देखी। भारतीय शिक्षक सेवा कालखंड की सबसे बड़ी सुनवाई थी। हमारी लीगल पैनल टीम, जिसमें चौधरी साहब हमारे हनुमान के, समझ लीजिए कि वो उन्हीं के सदस्य इस योजना को कार्य रूप दे रहे हैं। कल की सुनवाई आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने वेबएक्स के माध्यम से यूट्यूब पे भी देखा। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस संघर्ष में आपकी लीगल टीम को जो आपने जिम्मेदारी दी है, पहले ही दिन से जो जिम्मेदारी दी है, उसमें हमने अपने प्रयासों में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। हमने अपने मन, कर्म और वचन में कोई अंतर पैदा नहीं किया। मन, कर्म और वचन से जो हमने कमिटमेंट आपसे किया है, उसको हम कार्य रूप दे रहे हैं। हमने कहा देश के सबसे बेस्ट अवेलेबल काउंसिल्स को हम खड़ा करेंगे। आप सभी ने कल उसको विजुलाइज किया। आप सभी ने देखा कि हमारे देश के सबसे जो बड़े काउंसिल, जो पहले दूसरे नंबर पे आते हैं, आदरणीय अभिषेक मनु सिंघवी जी और मुकुल रोहतगी जी, दोनों ने देश के 25 लाख शिक्षकों के इस न्याय संगत, तर्कसंगत मामले को मजबूत तरीके से उनके इंट्रोगेशन में, आदरणीय दत्ता जी के, मसीह जी के इंट्रोगेशन में बहुत मजबूत पैरवी, बहुत मजबूत तर्क और साक्ष्यों के साथ, मैं आपको बताऊंगा, विथ एविडेंस उन्होंने एडमिट किया और बोला। वोकली भी बोला, एज ए टेस्टिमोनियल भी उन्होंने कोर्ट मास्टर के माध्यम से सबमिट भी किया, है ना। उन्होंने नोडिंग भी की, आदरणीय बेंच ने नोडिंग भी की कि ठीक है, वी विल कंसीडर अबाउट दैट। तो आपकी लीगल टीम पहले ही दिन से ये जो कह रही है कि हम इस संघर्ष में कुछ छोड़ेंगे, तो हमने नहीं छोड़ा। तो कहने का मतलब है आपकी लीगल टीम ने देश के बेस्ट अवेलेबल काउंसिल्स को खड़ा किया। और हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये मामला जो है कि ओपन कोर्ट में सुना जाए। ये तो मामला पूरी तरीके से जब आया सितंबर में, तो बहुत लोग इसमें होपलेस हो गए। और मैं किसी को व्यक्तिगत आक्षेप या टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरीके से संगठनों से एक अपेक्षा शिक्षक वर्ग की रहती है, उस अपेक्षा पर उस तरह से त्वरित उनका रिस्पांस नहीं आया। इसलिए लीगल टीम को इनिशिएटिव लेना पड़ा, है ना। इनिशिएटिव इसलिए से लेना पड़ा कि उस तरीके से कमिटमेंट नहीं आ पा रहे थे जिस तरीके से हम चाह रहे थे, शिक्षक चाह रहा था। तो लीगल टीम की प्रासंगिकता इसलिए बनी। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब देखें तो ये लीगल टीम ने कहा कि भाई अब ये अपने गट्स पे लड़ना है, अपने निर्णय पे लड़ना है कि हम निर्णय करेंगे कौन काउंसिल्स खड़े होंगे, हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे। हम आपसे जिम्मेदारी मांगेंगे, आप हमको जिम्मेदारी आपने दिया भी, भरपूर दिया। आपने पूरी तरीके से हमको एज फ्री कर दिया कि आप जाइए, आप अच्छे काउंसिल्स करिए, हम आपके साथ हैं। उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं, मैं कृतज्ञ हूँ। हमारी लीगल टीम कृतज्ञ है आपके लिए, बहुत कृतज्ञ। तो कल जिस तरह से प्लीडिंग चली आपने देखा होगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको बहुत साफ साफ, कल से ही बहुत सारी निगेटिव खबरें चल रही हैं। अनटिल अनलेस ऑर्डर अभी अपडेट नहीं हुआ, ऑर्डर अभी पब्लिसाइज नहीं हुआ, ऑर्डर अभी वहां पर पोर्टल पे किसी तरीके से अपडेशन नहीं आया। किस तरीके से ये चीजें चल रही हैं, पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत साफ साफ समझिएगा मेरी बात को, वर्ड टू वर्ड समझिएगा, डेपिक्शन से समझिएगा, एनालाइज करके भी समझिएगा। कोई भी आदेश अगर डबल बेंच ने दिया है, फिर उसके रिव्यू की, तो डेड मामला था पूरी तरीके से। ये लीगल टीम ने जिसको रिजिन्युएट किया। आप जान रहे हैं सारे शिक्षक समाज में घोर निराशा फैली हुई थी, घोर निराशा, है ना, घोर निराशा फैली हुई थी। उस समय हेगड़े साहब के साथ जो वीडियो हुआ था, ठीक है, वो आप ध्यान दीजिए। उसका महत्व तो यही था कि सारे लोगों को जगाना था कि नहीं, ये डेड मामला नहीं है 24 सितंबर की, ये डेड मामला नहीं है, इस पे तो हम बिल्कुल लड़ेंगे, ये हमारा विषय है, हम इस पे कभी छोड़ेंगे नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि हमने, आपकी लीगल टीम ने इस डेड मामले को रिजिन्युएट किया। हम शुरू से कह रहे थे कि ये मामला 25 लाख टीचरों का है, एक दो स्टेट का नहीं है, इसमें जरूर राहत मिलेगी और जरूर सुनवाई होगी। तो जब कोई बेंच 142 का इम्प्लीमेंटेशन करता है किसी ऑर्डर को, मतलब स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करने के लिए, फिर उसमें अगर वो रिव्यू ले रहा है, बात समझिएगा मेरी, 142 के बाद भी रिव्यू ले रहा है, रिव्यू लेने के बाद अब देखिए यहाँ पे दो फेज आते हैं। एक तो रिव्यू होता है कि चैम्बर में ही उसकी सुनवाई हो जाती है। सुनवाई क्या होती है, वो एक मोनो जो है कि रेफरेंसेस होते हैं कोर्ट के बेंच के, वो बैठते हैं, वो उस पर मार्क कर देते हैं, इट इज लाइकली टू बी हर्ड लेटर ऑन और इट इज डिसमिस्ड राइट नाउ, दोनों चीजें होती हैं। लेकिन हम कह रहे थे चूंकि भारत के इतने का मामला है, ये जरूर सुना जाएगा ओपन कोर्ट में। और आदरणीय दीपांकर दत्ता जी और उनके बेंच का अभिनंदन भी हमने किया कि वो इस मसले को सुनने के लिए ओपन कोर्ट रेफरल किए। अब सुनिए, ओपन कोर्ट रेफरल तभी होता है, कोई भी बेंच अगर अपने सेटबैक में जाता है, सेटबैक का मतलब अपने आदेश को रिवर्ट कर रहा है। तो कल का जो इंट्रोगेशन है वो तो क्वाइट नेचुरल है, वो तो पूछेंगे, बेंच तो सेटिस्फाइड होना चाहेगा ना।
बेंच अपने उन पॉइंट्स पे जो उसने आदेश दिया है वो तो आपके रिस्पेक्टिवली जो भी आपके काउंसिल्स हैं उनसे वो अपेक्षा करेगा कि वो हमारे इस ऑर्डर में कहाँ पर कोई न कोई कमी पा रहे हैं या कहाँ पर संशोधन या समीक्षा की गुंजाइश है वो हमें बताएं। तो उसी एंटिसिपेशन में बेंच की तरफ से वो चीजें इंट्रोगेशन में आ रही थी। दैट इज क्वाइट नॉर्मल इफ एनी प्लीडिंग इज गोइंग ऑन इन एनी चैम्बर ऑन एनी मैटर, it is quite natural if it is correlated with the review one, the interrogation is quite natural. Interrogation होगा, वो पूछेंगे। The chamber is supposed to be satisfied by your logical and legitimate pleading contents. वो संतुष्ट होना चाहेगा। उसी के प्रत्याशा में जो हमारे काउंसिल थे वो बार बार अभी जो है कि विक्रमजीत बनर्जी जी जो थे असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल उत्तर प्रदेश सरकार से, उसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार से जो थे वो फिर हमारे दोनों काउंसिल से आए, अभिषेक मनु सिंघवी जी, मुकुल रोहतगी जी, और उसके बाद पटवालिया जी आए, विकास सिंह जी आए, मतलब 2 सॉलिसिटर जनरल, गंगेली जी आए वहाँ से, जहाँ साहब आए ट्राइबल से, 5 रिटायर्ड जज, 2 सॉलिसिटर जनरल और 10 से 12 प्रीमियम फेस वैल्यू के काउंसिल्स पहली बार इतिहास में किसी मसले को लेकर एक साथ आए थे और उन्होंने अपनी मजबूत पैरवी की। बार बार देखिए वो जज साहब का क्वालिटी एजुकेशन को लेकर जो आ रहा था, लेकिन एक बात और बता दूं, वहाँ पे कोई बहुत मामला टेंस नहीं था क्योंकि मैं खुद कोर्ट रूम में था, कोर्ट रूम में मैं था, वो उनका इंट्रोगेशन था, वो सेटिस्फाइड होना चाहते थे, वो चाह रहे थे कि आप प्रोविजन 2 को किसी तरह से क्लैरिफाई करिए। वहाँ आपको बताना चाहूँगा वह एनसीटी के भी काउंसिल थे, आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत लोगों ने कहा कि एनसीटी के काउंसिल्स को बुलाना चाहिए। एनसीटी काउंसिल थे, उनको नोटिस गई थी, वो थे वहाँ पर, क्योंकि प्लीडिंग उस लेवल पर नहीं जा पाई जहाँ पर उनकी अकाउंटेबिलिटी जवाब देने के लिए बनती, वहाँ पर नहीं, इसलिए वो थे वहाँ पर, वो नहीं आए। हुआ ये वहाँ पर उस समय जो बहस चली, ये सारे काउंसिलर्स ने अपना पक्ष रखा। जब सिंघवी साहब का आया, सिंघवी साहब ने भी अपना पक्ष रखा। सभी का यही था कि प्रोविजन 2 में जो लिखा गया है वो वास्तव में 2023 का 2010 के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, 23(1) में न्यूनतम अर्हता अगर है टेट तो उसकी व्याख्या करने के लिए उन टीचरों के लिए जो इसके बाद हुई। अब एक बार बहुत ध्यान सुनिएगा, उसमें बहुत सारे टीचर पैनिक हो गए, उनके साथ 11 है, आप उसमें नहीं, आप नोटिफिकेशन पे पहले रेफर करिए। वो नोटिफिकेशन के हिसाब से ही अभी ये कहेंगे कि इस नोटिफिकेशन, देखिए 23 अगस्त 2010 के पहले के जो भी नियुक्तियां हुई हैं 2001 के बेसिस शिक्षा नियमावली से हुई हैं। उसके बाद जो नियुक्तियां हुई हैं वो अलग अलग राज्य में एनरोलमेंट के अलग अलग, 29/7/11 यूपी है, 13 फरवरी 2013 महाराष्ट्र है, 31 अक्टूबर 2019 कश्मीर है, वो अलग विषय आएगा, पहले इस पे आने दीजिए। तो सभी का ये था कि जो अमेंडमेंट की बात हुई 2017 की, बार बार जैसा उसमें एम्फसाइज कर रहे थे कि प्लीज गिव मी सम लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑन प्रोविजन 2। तो सभी काउंसिल ने कहा भी, रोहतगी साहब ने भी कहा कि ये तो वास्तव में उनके लिए है जो 2000, उन्होंने कहा 1 अप्रैल 2010 को ये इंप्लीमेंटेशन हो, 2009 में 21A में फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के लिए RT एक्ट आया, 1 अप्रैल 2010 से वो अधिनियम बना, 23 अगस्त 2010 से एनसीटी जो रेगुलेटरी बॉडी है एनरोलमेंट क्राइटेरिया फिक्सेशन के लिए, उसने अपनी भर्तियों में 23(1) में उसको न्यूनतम शिक्षक अर्हता के रूप में डाला, और 29/11 में यूपी गवर्नमेंट ने अपनी भर्तियों में उसको लागू करने के लिए उसको अध्यारोपित किया। ये सारे 4 बिंदुओं पर ध्यान दीजिएगा, 9, 10, 2010 और 29 जुलाई 2011, इन चारों बिंदुओं को बहुत कायदे से समझिएगा। अलग अलग स्टेट के अलग अलग तारीख है डिमार्केशन। पहले हमको लाना है 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन पे, जो बार बार वो कह रहे थे, एक्चुअली द रिजल्टेंट ऑफ प्रोविजन 2 दैट कम बाय द प्रोविजन 1 दैट इज टोटली एंटाइटल्ड ऑफ द नोटिफिकेशन क्लियरली डिक्लेयर्ड ऑन 23 अगस्त 2010। तो उस पे आ रहे थे बात। तो उन्होंने कहा कि इसमें सर वास्तव में इस विषय पे जो बताना चाहेंगे, उसमें सिंघवी साहब ने एक बात कही, उन्होंने जो है कि 12A का जिक्र किया, एनसीटी के सेक्शन 12A का जिक्र किया। उन्होंने कहा सर एक्चुअली इसमें मैं हरियाणा को भी जोड़ूंगा, मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। उन्होंने कहा इस बात पे कि सर वास्तव में 23 अगस्त 2010 से और 1/6/2012, ध्यान से बहुत तारीख को समझिएगा, 23 अगस्त 2010 से 1/6/2012 तक कुछ स्टेट के थे, और चूंकि यूपी में 29/11 है उसको छोड़ दिए, 13 फरवरी महाराष्ट्र छोड़ दिए, वहां पर कुछ मिसिंग आउट टीचर थे जिनके लिए टेट क्वालिफिकेशन एज पर एडवर्टीजमेंट था और उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, उसके लिए 17 में वो कहा गया है। और दूसरी बात ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए था, 582 करोड़ अलॉटमेंट हुए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कराना था, ट्रेनिंग जो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर है NIS के और हमारे जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र उनके लिए था। और उस पर एक हमारी महिला अधिवक्ता ने फ्लॉलेस सारी बातें भी रखी। उन्होंने ये भी कहा बार बार जब जज साहब आ रहे थे कि वो कह रहे थे कि आई एम टेलिंग अबाउट द टीचर, वो कह रहे थे बार बार कि टीचर, मैं सिटीजन की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर ये नहीं लिखा हुआ है कहीं पर अमेंडमेंट में कि टीचर अपॉइंटेड आफ्टर 2010, इसमें इन सर्विस टीचर की बात कही गई है।
तो सिंघवी साहब ने जो अपना वो दिया और उसके टेस्टिमोनियल दिए, तो जज साहब ने उसको लिया और कहा भी कि या आई विल कंसिडर अबाउट दैट। उन्होंने लिया, नॉडिंग भी की और उन्होंने लिया, और ये उन्होंने कहा, सारे बिंदुओं को वो लिख के भी दिया और बताया भी कि एक्चुअली ये 2010 के पहले इन सर्विस टीचर के लिए है ही नहीं, ये उसके बाद के शिक्षकों के लिए। और वही रोहतगी साहब ने भी एम्फेसाइज किया, उन्होंने अधिनियम की तारीख से भी इसको एम्फेसाइज किया। और बार बार जज साहब एक बिंदु पे आ रहे थे, अब उस बिंदु पे आता हूँ। उन्होंने कहा, उन्होंने पटवालिया साहब के जो पटवालिया साहब का जो बना प्लेडिंग, उसमें जब लास्ट में उन्होंने इंट्रोगेशन किया तो आदरणीय दत्ता जी का ये इंट्रोगेशन था, मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा, लॉर्डशिप एक्चुअली द टीचर हु हैज हियर इज कन्फेरिंग द टीचर हु हैज अपॉइंटेड आफ्टर 2010 that is entitled to give and compulsion to give the TET examination. The teacher prior to the enactment of it are not liable, not supposed to do the compulsion, would anyhow fall in this matter. तो उन्होंने कहा कि actually I am figuring out the content, the text that is written in your amendment. It is written. I am not talking about citizen. The teacher. It is quite written. इसमें शिक्षक लिखा है, टीचर लिखा है, इन सर्विस लिखा है, ये नहीं लिखा है 2010 के बाद वाले शिक्षक। तो कहीं ना कहीं से उस राजपत्र में जो 2017 का आया, वो राजपत्र की जो शब्दावली है वो अपर्याप्त है, जो परिभाषा देने में सक्षम नहीं है, जो बिंदुवार विश्लेषण करने में सक्षम नहीं है। 6-9 की पोजीशन आ जा रही है। जज साहब 6 पढ़ रहे हैं, वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए एम्फेसाइज कर रहे हैं, और हम 9 पढ़ रहे हैं क्योंकि हम कह रहे हैं कि वास्तव में वो टीचर उनकी बात कर रहे हैं जो 2010 के बाद वालों के लिए है, 23 के 2022 के, और रिस्पेक्टिवली वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग डेट है, 29 7 11 यूपी में, और महाराष्ट्र में अलग, उसमें अलग, कश्मीर में तो 2019 के बाद के लिए, वो उसकी बात है। तो पटवाले साहब को उसमें इंट्रोगेशन किया कि यहाँ ये नहीं लिखा है आपके अमेंडमेंट में कि वो टीचर जो पहले के या बाद के हैं, पहले इसमें केवल टीचर लिखा है सर्विस, देन हाउ आई वुड एलेबोरेट इट। तो कहने का मतलब उसमें ये आया कि एनसीटी के काउंसिल से उनको थोड़ा सा उनको पॉइंट आउट करना चाहिए था कि आप इसमें एक एफिडेविशन या फिर वो दें, ठीक है, नहीं दिए इसका मतलब उन्होंने नहीं चाहा या फिर नहीं हुआ कॉन्सिक्वेंसली, लेकिन उन्होंने जो तर्क थे सिंघवी साहब के, रोहतगी साहब के, उसको उन्होंने नोट डाउन किया। तो कहने का मतलब है कि पटवाले साहब उन्होंने कहा, तो वो अमेंडमेंट के जो शब्द हैं, द टीचर अपॉइंटेड एज ऑन फला 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 आर सपोज टू fulfill their minimum qualification, required minimum qualification as state within time frame of 5 years। और प्रोविजन 2 में लिखा है the 4 extensive has been given to complete it। तो कहीं न कहीं पर वो राजपत्र के जो शब्द हैं वो 15 के बजाय 20 हो जाते, 22 हो जाते, 25 हो जाते। अब वो कौन सेक्शन अफसर रहे होंगे उस समय वहाँ पर, वो प्रूफ रीडर कौन रहा होगा। आप देखते हैं बड़ी बड़ी जब ड्राफ्टिंग होती है, कोई राजपत्र जारी होता है, तो उसके प्रूफ रीडर होते हैं। प्रूफ रीडर मतलब वो मात्रात्मक गलतियां जो होती हैं या फिर कुछ शब्द अगर अपूर्ण है, वो परिभाषा करने में अक्षम है, वो फ्रेज या फिर वो कॉलम या फिर वो पैराग्राफ, तो उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं। अब वो जिस तरीके से उसके फ्रेजल जो आउटकम्स आ रहे हैं, वो जज साहब कह रहे हैं कि नहीं, इसमें तो वो टीचर हैं जो सभी आते हैं, और हम कह रहे हैं नहीं, वो टीचर जब एक्ट ही 2010 में आया तो कहां से 2010 के पहले के टीचर इसमें आ जाएंगे, 30 साल पुराने 35 साल वाले थे। तो भारत सरकार की इसमें एक कमी है, या तो उसका 2017 से देखिए 26 हो गया है, और 17 से 26 में शुद्धि पत्र तो आ नहीं सकता, इतने दिन के बाद क्लर्कियल मिस्टेक का शुद्धि पत्र जारी हो नहीं सकता, संशोधन पत्र श्वेत पत्र जारी हो सकता है। तो उसकी बात करेंगे, अगर भारत सरकार के द्वारा इतने बड़े विषय पे, तो हम इसको जरूर कराएंगे, क्योंकि सरकार तो ऐसा कहीं नहीं है कि ये हमारे लिए है, ये पहले टीचर के लिए है नहीं। तो उसमें भी हम एक श्वेत पत्र जारी कराने के प्रयास में हैं। आपकी लीगल टीम इस मसले को भी लीड करेगी, मैं आपको ऑफिशियली बताना चाहूँगा। आदरणीय विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह का बहुत बहुत आभार, वो कोर्ट रूप में साथ थे हमारे, और उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि इस मसले को राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री के पास हम ले जाएंगे, बहुत जल्द ले जाएंगे, 1-2 दिन में हम उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। और उन्होंने आज सुबह फिर मुझे फ़ोन किया कि कैसे हैं आप, कि ठीक है, क्या नहीं, फिर इसमें भी लगते हैं। और उसकी शब्दावलियाँ अगर अपूर्ण हैं, भारत सरकार हमारे साथ है, तो उसकी शब्दावलियों के संबंध में, उसको परिपूर्ण करने के संबंध में हम जरूर बात करेंगे। जो हमारा मंत्रालय है कि उसमें उनका डिपिक्शन था, किसका, दत्ता जी का डिपिक्शन ये था कि एनसीटी केंद्र सरकार चाहे तो इसको वो परिभाषित करे, तो इसको परिभाषित करें, इसको स्पष्ट करें। तो बिल्कुल आप इस राजपत्र को चैलेंज करके अपने लिए जो चीज़ें अस्पष्ट हैं उस पर आप आ सकते हैं, वो भी दरवाज़ा हमारे लिए खुला है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। उस पर हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, उसके पहले हम उस चैलेंज के पहले अमेंडमेंट के लिए उस पर बात भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपकी लीगल टीम ने तैयारी शुरू कर दी है। आदरणीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार,
कोर्ट नंबर 8 में मेरे साथी बगल में बैठे थे। 2 बार उन्होंने उनकी फ्लाइट थी वो कैंसिल किए 5:30 बजे। कहे संतोष जी मैं फिर फ्लाइट 9 बजे करूंगा, लेकिन मैं रुकूंगा, पूरा सुनूंगा। वो फिर फ्लाइट किए, मैंने उनका पैर छुआ। हमके विधायक जी, जिस तरह से आप शिक्षकों के वास्तविक मसीहा आप हैं, आप लगे हैं, शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होगा। वो दूसरे भी उसके लिए वो लेजिस्लेचर संभाल रहे हैं, कह रहे हैं आप लोग लीगल में संभालिए, लेजिस्लेचर भी आप लीगल टीम हम आपके साथ इस बिंदु को रखेंगे, मजबूती से रखेंगे शिक्षा मंत्री से। अगर कहीं ना कहीं से ड्राफ्टिंग में कुछ कमजोरी हुई है, कहीं ना कहीं से उसमें कुछ इलिसिट पॉइंट्स आ रहे हैं जो एलॉबरेट नहीं कर पा रहे, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, हमको इतने बड़े बड़े वकील कर रहे हैं और वो उसको जज साहब किसी भी तरीके से उसको कह रहे हैं कि इट इज़ क्वाइट दैट शुड बी एलॉबरेटेड बाय योर एंड। तो उसमें कहीं ना कहीं से उसके इलस्ट्रेशन के जो रिक्वायर्ड फ्रेज हैं, रिक्वायर्ड वर्ड्स हैं, अगर उसकी ज़रूरत होती है तो उसके लिए हम बिल्कुल अमेंडमेंट में एक श्वेत पत्र जारी कराएंगे। और 123 एक ऑर्डिनेंस होता है व्हेन सेशन इज नॉट गोइंग ऑन, उसके लिए भी हम बात करेंगे। वो बहुत उसके लिए बहुत सारे ग्राउंड से जरूर सरकार करेगी, क्यों नहीं करेगी। 25 लाख शिक्षकों का मामला है। और बताना चाहूँगा आपके कि आपके काउंसिल ने बड़ा मजबूत पैरवी किया, और अगर जज साहब को राहत नहीं देना होता तो वो चैम्बर में इस चीज़ को डिसमिस कर देते, वो ओपन कोर्ट में। वो आपको कुछ देने के लिए ही सुने हैं, एक शब्द में जानिए, वो आपको देने के लिए ही सुने हैं, वो राहत देने के लिए ही सुने हैं। अब मैं ये नहीं बताऊंगा क्या है कैसे है, लेकिन वो राहत देने के लिए ही सुने हैं। और हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम इंटरवेंशन करेंगे, हायर बेंच में करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में करेंगे। हम इस तरीके से इस चीज़ को होल्ड ऑन करेंगे अभी बहुत। और ऑर्डर तो आने दीजिए, ऑर्डर में आपकी राहत की बात ही आएगी। आपको बताना चाहूंगा वो राहत के लिए ही सुने हैं आपको, नहीं तो वो वहीं पर डिस्पोज कर देते। और राहत का कैटेगरी क्या होगा, राहत किस मोड में आएगा, उसके अगेंस्ट भी हमारे पास अवेलेबल लीगल रेमेडीज ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये आपको बताना चाहूंगा। वी आर हैविंग ऑल्सो लीगल ऑप्शंस टू गो फर्दर इफ डिसीजन इज एनी हाउ नॉट एडॉप्टेबल फॉर अस, वही मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ऑप्शंस हैं आपके पास। 1-2 स्टेट का मामला, पूरे देश का मामला है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में अगर आर्टिकल 30 का मामला, एक बहुत अच्छे हमारे वकील साहब ने कहा, उन्होंने कहा सर इफ द ग्राउंड ऑफ दिस मैटर, इफ इट इज हर्टिंग एनी हाउ द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ऑल इंडिया अंडर 21A, if you are mentioning that quality education is very prominent one in this matter, then it is also anyhow hurting the fundamental right of 14. ये फंडामेंटल 14 का भी तो उल्लंघन कर रहा है, ये तो लिवलीहुड का भी उल्लंघन कर रहा है। तो एक प्रिजर्वेशन, एक आर्टिकल का प्रिजर्वेशन के लिए यू आर नॉट डिफेंडिंग द आर्टिकल 14, ये भी बात उन्होंने नोट डाउन किया। हाँ, कुछ जगह पे थोड़ी सी बात, आप जब काउंसिल्स हैं और किस तरीके से हैं, तो ये सारे ग्राउंड नहीं होने चाहिए कि इंटर पास हैं, ये वो नहीं, अभी नहीं, ये सारी बात नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे ग्राउंड तो रेट्रोस्पेक्टिव है ना, रेट्रोस्पेक्टिव होने हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं हो सकता है। और आपकी लीगल टीम उसके विषय में भी एक पैरेलल तैयारी लेजिस्लेचर की भी कर रही है, वो हमने तैयारी शुरू कर दी है। उसके अमेंडमेंट में अगर भाषाएं या शब्दावली परिभाषित करने में या कॉम्प्रिहेंशन देने में बेंच को अगर अपूर्ण की अवस्था में है, सक्षम अवस्था में नहीं है, तो उसके लिए भी हम श्वेत पत्र और संशोधन के लिए पूरी तरीके से लग गए हैं, वो आपको बताना चाहूँगा। और इस मामले में ऑर्डर आने दीजिए, ऑर्डर जब तक नहीं आता है तब तक हम किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंच सकते हैं। और आप कैसे जान गए हैं, कल रात से ही लोग एंटिसिपेशन कर रहे हैं इस तरीके से, ये हो गया वो। अच्छा ये बताइए, अगर ऐसा ही होता, आप तो कोर्ट में थे नहीं, वहाँ पे तो बहुत सारे लाइट मूड भी बने बेंच के द्वारा, वो सुने, वो स्माइल भी किए दत्ता जी, वो सुन रहे थे, बहुत एनेक्सिकली सुन रहे थे, और बहुत प्लेजेंट एनवायरनमेंट भी था। मैं था वहाँ पे, आप देखेंगे वीडियो में, वो कई जगह पे जो है कि स्माइल भी किए, वो सुन रहे थे, वो एनकरेज भी कर रहे थे, एनकरेजमेंट भी दे रहे थे काउंसिल्स को, वो बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे। उन्होंने कहा भी, सारे सलमान खुर्शीद जी, वेयर यू वेयर, अभी आप कहाँ, मतलब क्या सर, आई वॉज वेटिंग फॉर 13 मिनट, लास्ट 13 मिनट मैं वहाँ था। तो अच्छे मतलब एक हेल्दी इन्वायरमेंट था कोर्ट का। और उन्होंने कहा सर, तो उन्होंने भी कहा कि मेघालय में जब इस समय तो टिट था ही नहीं, वो मेघालय को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आपकी लीगल टीम बिल्कुल इसके लिए लेजिस्लेचर और लीगल अब दोनों फ्रंट पे लीड करेगी और लड़ेगी। और हम जो रिक्वायरमेंट है हम इंटरवेंशन करेंगे, इंटरवेंशन के रिस्पेक्टिवली जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट के लिए भी हम एक फर्दर रीड करेंगे, उसको चैलेंज करेंगे, और उसके कंप्लायंस में हम
लेजिस्लेचर में मिलके हम जो है हमारे जो अकाउंटेबल मिनिस्ट्री है उससे बात करके उसको हम क्लियर आउट कराएंगे। उसका इलिस्ट्रेशन, वो जो इलिसिट फॉर्म है उसको हम इलिस्ट्रेशन दिलाएंगे ताकि वो सही वास्तव में परिभाषित हो सके। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ भी ऐसा हुआ नहीं, आप ऑर्डर तो आने दीजिए, 2-4 दिन में भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, वो LR होते हैं, LR की जिम्मेदारी होती है और वो कंपाइलमेंट करेंगे आपके ऑर्डर का। जैसे ही अपडेशन होता है हम देंगे। आपकी लीगल टीम आपके लिए लगी है और बिल्कुल लगी हुई है, उसमें हम कोई प्रयास न छोड़े हैं न छोड़ेंगे।